चलिए तो अगेन आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम बतला रहे हैं एक न्यू चैप्टर। इसमें बतला रहे थे कि कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम एक्चुअली बॉन्ड के ऊपर है कि बॉन्ड में कैसे कैलकुलेट किया जाता है वाईटीएम को, मतलब बॉन्ड में जो रिटर्न मिलता है। सिंपल सी बात है कि वाईटीएम क्या है, एक प्रकार का आपका रिटर्न है। अब जैसे कि कोई एफडी है, एफडी में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वाईटीएम? एफडी में आप वाईटीएम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वार्टरली करते हैं। समझ में आ रहा है ना? लिखा हुआ है उसमें एफडी में कि बैंक कोई भी हो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्वार्टरली होगा, T=4 होगा। तो आप उसमें फ्यूचर वैल्यू में आप T×1 प्लस R/T और N×T करके आप वाईटीएम कैलकुलेट करते हैं। उसी प्रकार बॉन्ड में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड होगा, उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। मंथली बेसिस पे कोई देता है, कोई क्वार्टरली पे देता है, कोई कोई आपको हाफ ईयरली पे देता है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे वाईटीएम, फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बॉन्ड एक्चुअली क्या है। तो बॉन्ड जो है एक प्रकार का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, डेप्ट सिक्योरिटीज है, कैपिटल मार्केट का ये इंस्ट्रूमेंट है। कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाती है, सेबी के पास जाती है। इसको हम लोग देख चुके हैं। और सेबी के पास जब आती है, सेबी के परमिशन से आईपीओ आता है मार्केट में। आईपीओ जो आता है या तो वो शेयर के फॉर्म में आ सकता है या फिर बॉन्ड के फॉर्म में आता है। शेयर दोनों के फॉर्म में आता है तो पैसा किसके पास जाता है? कंपनी के पास चला गया। ये दोनों में से पैसा कंपनी के पास चला गया। लेकिन फर्क इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है कि शेयर का पैसा कंपनी कभी वापस नहीं करती है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि अपने शेयर को ही बाई बैक करती है। तो शेयर जो है आपका सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होता रहता है। इस चीज को हम लोग देख चुके हैं। लेकिन बॉन्ड का पैसा कंपनी को वापस करना है। जो भी कंपनी बॉन्ड ली है, अब मान लेते हैं कोई कंपनी है C1, ये अगर बॉन्ड इशू की है, बॉन्ड इशू की है, मान लेते हैं I1 इन्वेस्टर इस बॉन्ड में पैसा लगाया है, C1 कंपनी को दिया है। तो एक्चुअली ये I1 क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, एंड कंपनी क्या हुई, डेटर हो गई। इसको तो अपना लौटाना ही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इसको लौटाना ही है। तो इसमें जो बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होता है ना, इसको हम लोग एक विशेष नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, कूपन इंटरेस्ट। कूपन इंटरेस्ट एक्चुअली कूपन रेट के नाम से जानते हैं। इसी का पूरा कैलकुलेशन है। तो आज के क्लास में सिंपली हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ये इसको हम लोग आज देखते हैं। तो नोट कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, पहले इसी को देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहला ऐसा बॉन्ड जिसपे कूपन हो। तो अकॉर्डिंग टू कूपन कोई बॉन्ड होगा और इस पे क्या मिलेगा, कूपन देगी कंपनी। इस पे कंपनी कूपन देगी। अकॉर्डिंग टू कूपन ऐसा बॉन्ड जिसका कूपन फिक्स हो। ऐसा बॉन्ड जिसका कूपन वेरिएबल हो। कूपन भी वेरिएबल हो सकता है। एंड ऐसा बॉन्ड जिसपे कूपन नहीं हो, नो कूपन। नो कूपन या फिर इसको हम लोग, इसका नाम क्या होगा, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड। और नोट कीजिए, इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं। मतलब ऐसा बॉन्ड जिसपे कूपन हो ही नहीं। तब मान लेते हैं कंपनी को अगर आप 1,000 रुपया देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, अलग से बतलाते हैं कि बॉन्ड में एक्चुअली होता क्या है कि जो I1 इन्वेस्टर है वो C1 कंपनी को पैसा देता है। मान लेते हैं कि 1,000 रुपया वो देता है। तो और 1,000 जो रुपया देता है, ये मान लेते हैं 3 साल के लिए देता है, 3 ईयर के लिए देता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो 1,000 रुपया जो कंपनी ली, ये 3 साल के लिए ली। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए।
ठीक है ना। ये 3 साल के लिए कंपनी ली। तो 3 साल में वो क्या क्या करेगी, तो मान लेते हैं कि इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर इसको जो हम लोग कूपन कहते हैं, इसमें कूपन जो है वो 10% है, या 12% मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 12% है कूपन। तो हर एक साल कंपनी इस पे इंटरेस्ट देती रहेगी। पहला साल वो 120 रुपया देगी। 1,000 का 12% कितना होता है? 120 रुपया। फिर दूसरा साल वो 120 रुपया देगी, 1 साल का 12%। फिर वो तीसरा साल जो है ना, वो 120 रुपया देगी। ठीक है ना। एक कॉल आ रहा है, एक मिनट। हेलो। हाँ। हाँ। संडे के चलते फोन वगैरह आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बतला रहा था कि जो I1 इन्वेस्टर है, ये समझिएगा, ये बहुत वीवीआई चीज बतला रहे हैं। पूरा का पूरा ये चैप्टर इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है कि जो I1 इन्वेस्टर है, वो कंपनी को 1,000 रुपया देता है 3 साल के लिए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? तो 1,000 रुपया जो आया, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जानते हैं कि आज आज जो भी कैश फ्लो होगा, किसी को भी आप पैसा दीजिएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। और जो फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है, उसको हम लोग फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। तो 1,000 रुपया जो है कंपनी जो दे रही है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। और इस पे कंपनी मान लेते हैं कि 12% कूपन के हिसाब से रिटर्न दे रही है, तो हर एक साल 120 रुपया मिलेगा। इसको नोट कीजिए, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कूपन अमाउंट बोलेंगे। कूपन अमाउंट समझ में भी आना चाहिए कि ये कूपन आपका रेट हो गया। तो रेट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। कोई बोले कि 3% परसेंट है, कोई बोले कि 10% है मिलेगा। तो ठीक है, तो रेट तो समझ में आ रहा है, 3% है या 10% या 7%, वाट एवर, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये अगर हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? ये तो अब किस अमाउंट का ये 3% है, उस पर डिपेंड करेगा कि अमाउंट कितना होगा। अगर 100 रुपया का 3% है, तो मुझे 3 रुपया होगा। अगर 200 रुपये का 3% है, तो मुझे 6 रुपया होगा, 6 रुपीज होगा। ठीक है ना। वो तो डिपेंड करेगा कि आप कितना का वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1,000 रुपया का हमको 12% निकालना है, तो यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा। तो कूपन अमाउंट जिसको हम लोग सीए से डिनोट करेंगे, अगर करते हैं अपने सुविधा के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो अगेन आप एक चीज और नोट कीजिए, डिफरेंट टर्म, कि जो 1,000 रुपया है, ये क्या है?
तो दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्यों? अब इसको भी हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तो होता कागज का ही है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने लगा है, लेकिन पहले वो तो कागज का टुकड़ा ही है। लेकिन उस कागज का टुकड़ा का इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे साधारण कोई कागज का टुकड़ा है वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, बट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो आपको कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर एक जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक 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 साइड, दो साइड होता है, एक फ्रंट और एक बैक हुआ। तो फ्रंट पे कुछ अमाउंट लिखा होता है, चाहे वो चेक हो, उस फ्रंट पे अमाउंट और इंफॉर्मेशन लिखा होगा। चेक का हम लोग क्या बोलेंगे, वो फेस है। और चेक का वो बैक हो जाएगा जिसपे आप सिग्नेचर करके आप देखते हैं कि आगे सिग्नेचर पीछे से मिल रहा है कि नहीं, या एंडोर्समेंट वगैरह करते हैं, वाट एवर। चेक का अलग चैप्टर है, हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार बॉन्ड में भी जो पैसा कस्टमर, इन्वेस्टर जो है कंपनी को देगा, तो कंपनी उसको बॉन्ड पेपर देगी। ये आपका बॉन्ड पेपर है, बॉन्ड पेपर देगी, जो पहले मिलता था फिजिकल फॉर्म में, अब तो यही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मिलेगा। तो अगेन कंसेप्ट तो वही है। तो उस पर एक अमाउंट लिखा हो, कंपनी आपसे कितना अमाउंट ली है, तो उसको क्या बोलेगी, फेस वैल्यू बोलेगी। उस पर जो अमाउंट लिखेगी उसको क्या बोलेगी, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो कंपनी आपसे लेगी, इन्वेस्टर से लेगी। दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। और कंपनी उस पर जितना कूपन देगी, जितना इंटरेस्ट देगी, उस पर लिखी रहेगी कि कंपनी का कूपन कितना है। मान लेते हैं 12% है, तो लिखा रहेगा उस पर। 12% आपको पहला साल मिलेगा, 12% दूसरा साल मिलेगा, तो 12% आपका तीसरा साल मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? ये सब आपको मिलता रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये सब मिलता रहेगा। लास्ट में क्या होगा, मतलब मैच्योरिटी पे क्या होगा, तो मैच्योरिटी पे आपको ये पैसा लौटा भी देगी, क्योंकि लोन है ना। देखिए यही फर्क होता है आपका इक्विटी में, कि इक्विटी या शेयर, या जो शेयर है, इसमें एक तो कंपनी जो पैसा लेती है वो नहीं लौटाती है। अब बाईबैक पता नहीं वो कब करेगी, अब उस समय जो मार्केट का रेट होगा उस पर बाईबैक करेगी। लेकिन जो बॉन्ड है, इसमें कंपनी के ऊपर लायबिलिटी रहता है, इसलिए बॉन्ड कंपनी कम इशू करती है। इक्विटी में तो कंपनी को फायदा ही फायदा है ना, कि लौटाए ना लौटाए, डिविडेंड दे ना दे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन बॉन्ड में कंपनी क्या आती है, एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि इसको प्रिंसिपल भी लौटाना है कितने दिन के बाद, जितने दिन का बॉन्ड होगा, और इस पर जितना दिन तक वो रखेगी अपने पास, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना है, जिसको हम लोग कूपन कहते हैं। तो मैच्योरिटी पे क्या हो जाएगा, तो मैच्योरिटी पे ये जो 1,000 रुपया ली है, ये 1,000 रुपया भी लौटाएगी। ठीक है, बट इस 1,000 में एंड इस 1,000 में फर्क है। क्या फर्क है बताइए, बतलाइए जल्दी। इसको हम लोग अलग से समझते हैं कि दोनों 1,000 में क्या फर्क है। कि मान लेते हैं कि, हाँ हाँ बोलिए, बोलिए क्या फर्क है। कि मान लेते हैं कि जनवरी में कोई एक फ्रेंड जो है ना, अपने एक फ्रेंड को 1,000 रुपया दिया है, F2 को, दूसरे फ्रेंड को। और दूसरा फ्रेंड 1,000 रुपया उसको दिसंबर में लौटा रहा है। तो ये जनवरी में लिया है एंड दिसंबर में लौटा रहा है। तो ये दोनों 1,000 रुपया एक ही है, या दोनों में कोई फर्क है? इन्फ्लुएंस का अंतर होगा, उसका वैल्यू का अंतर हाँ, होगा। मतलब इस 1,000 रुपया को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे, और इस 1,000 रुपया को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू कहेंगे। इस बात को याद रखिए। इसीलिए हम पहला जो कैश फ्लो है, पहला दिन से हम प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू आपके दिमाग में इतना भर देना चाहते हैं कि आप किसी भी जो कैश फ्लो हो उसको आप या तो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखिए, दृष्टिकोण से देखिए, ठीक है ना, या फ्यूचर वैल्यू के अकॉर्डिंग देखिए। आप एज ए बैंकर आप उसी तरह सोचिए। आप ये नहीं सोचिए कि वो एक अमाउंट है, अमाउंट कुछ नहीं होता है। बैंकिंग में या फाइनेंशियल सेक्टर में अमाउंट टाइप का कोई चीज नहीं होता है। अमाउंट या तो प्रेजेंट वैल्यू होता है या फ्यूचर वैल्यू होता है। ठीक है ना, आज अगर हम काम कर रहे हैं तो वही अमाउंट वो प्रेजेंट वैल्यू है।
कल के बाद कभी भी वो अमाउंट क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। अमाउंट टाइप का कोई चीज ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इस बात को एकदम दिमाग में भर लीजिए कि अमाउंट बस केवल नाम लेने के लिए है कि हाँ 1 लाख रुपया है। भाई 1 लाख रुपया आज है कि कल मिलेगा? आज मिलेगा तो प्रेजेंट वैल्यू है, कल मिलेगा या कभी भी मिलेगा तो वो मेरा फ्यूचर वैल्यू बन गया। तो इस बात को है कि अगर अगर कंपनी ने आज 1,000 रुपया ली है तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। एंड कंपनी जो देगी 3 साल के बाद यही 1,000 रुपया देगी, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि इसमें कुछ कमी आ गया। 3 साल में इन्फ्लेशन मेरा बढ़ गया और कमी आ गया, इसीलिए ये फ्यूचर वैल्यू मेरा बन गया। मुझे यही बतलाना है आपको कि दोनों में ये फर्क है। तो मुझे आपको एक तो मैच्योरिटी पे 1,000 रुपया मिलेगा और बीच में क्या मिलेगा, तो बीच में आपको हर एक साल आपका कूपन मिलेगा। अगर सालाना ये कूपन दे रही है तो मान लेते हैं कि कूपन को हम लोग C1 से डिनोट करते हैं, तो यहाँ C1 कूपन मिलेगा, ये आपको C2 मिलेगा और ये आपको C3 कूपन मिलेगा। और मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा आपको, ये फ्यूचर वैल्यू आपको 1,000 के रूप में मिलेगा। तो हर एक बॉन्ड जिस प्रकार से शेयर का ट्रेडिंग होता है, जिस प्रकार से शेयर का मार्केट में ट्रेडिंग होता है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग कहाँ पे होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है। ऐसे सेकेंडरी मार्केट में ही ट्रेडिंग होता है, प्राइमरी मार्केट में तो ट्रेडिंग होता नहीं है। और जहां पे खरीद बिक्री होती है उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट ही कहते हैं। जिस प्रकार शेयर का ट्रेडिंग होता है उसी प्रकार से बॉन्ड का भी ट्रेडिंग होता है। और ये भी कहाँ पे होता है, तो सेकेंडरी मार्केट में ही होता है, किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज की क्रिएटेड जो सेकेंडरी मार्केट है उसी में ये ट्रेडिंग होता है। ये अलग बात है कि शेयर का जो ट्रेडिंग होता है उसका ग्राफ जो होगा वो एकदम से लंबा लंबा होगा, अप एंड डाउन में ज्यादा आपका फ्लक्चुएट हो सकता है, फ्लक्चुएशन वोल्टालिटी ज्यादा होगा। लेकिन जो बॉन्ड का जो ग्राफ है इसमें ज्यादा वोल्टालिटी नहीं होगा, क्योंकि एक चीज तो फिक्स है, वो क्या है, कूपन जो कंपनी दे रही है वो अगर फिक्स करके रखी है, समझ में आ रहा है ना, तो मालूम है कि क्या क्या मिलेगा। अब खरीद बिक्री के समय थोड़ा बहुत वोल्टालिटी आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके बीच में आपको हो सकता है कि एक जगह से एक हाथ से दूसरे हाथ में गया तो वोल्टालिटी आएगा। खैर, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि चूंकि हर एक बॉन्ड का ट्रेडिंग होता है और जो एक इन्वेस्टर जो लिया है, मान लेते हैं कि जो I1 इन्वेस्टर दिया है पैसा कंपनी को, I1 दिया है, वो I2 को सेल करेगा ना, इसको तो सेल करेगा सेकेंडरी मार्केट में, ट्रेडिंग के थ्रू इसको सेल करेगा। तो I2 I1 को कितना पैसा देगा, तो ये अगेन मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट में बहुत सारा फैक्टर होगा, वो डिसाइड करेगी कि I2 को I1 को कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद से I2 के पास बॉन्ड आएगा, फिर ये I2 जो है I3 को अगर सेल करेगा तो कितना पैसा आएगा। इसीलिए फर्क है। देखिए, अगर आपके पास कोई चेक है ना, अगर I1 का कोई चेक है, ये I2 को आप दे रहे हैं, तो उतना ही जो चेक पे लिखा हुआ है उतना ही पैसा I2 को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, उतना ही पैसा मिलेगा, कम बेसी नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें जो पैसा मिलता है वो एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगा जितना उस पे लिखा होता है, यही समझना है। इसीलिए बॉन्ड का भी ट्रेडिंग होता है, बॉन्ड भी फ्लक्चुएट करता है, बट उतना फ्लक्चुएट नहीं करता है जितना शेयर करता है। अब डिपेंड करता है कि बॉन्ड किस कंपनी का है। अगर गवर्नमेंट का बॉन्ड बॉन्ड है तो और भी बहुत कम फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना। लेकिन मार्केट रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है वो फ्लक्चुएट करता ही करता है। तो कूपन है यहाँ अमाउंट हो गया, तो इसको नोट कीजिए, कूपन अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, फेस वैल्यू इनटू कूपन। एक नया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है। कूपन रेट को मान लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में सीओ से डिनोट करते हैं, छोटा सा बड़ा सा सी लिखते हैं कैपिटल में, एंड स्मॉल में हम फोर लिखते हैं। तो कूपन अमाउंट कितना हो गया, तो फेस वैल्यू इनटू कूपन हो गया। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अब इसका कैलकुलेशन भी बतलाएंगे अगर समय मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड को देख लें कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होता है। तो अगर यही कूपन फिक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स रेटेड बॉन्ड, फिक्स रेटेड बॉन्ड, ठीक है, फिक्स रेट बॉन्ड।
फिक्स्ड रेट बॉन्ड, इसका नाम क्या हो गया? फिक्स्ड रेट बॉन्ड। अब हो सकता है कि कंपनी इस कूपन को वेरिएबल बना दे, ऐसा हो सकता है कि कूपन को कंपनी क्या करे, वेरिएबल बना दे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोटर, फ्लोटिंग रेट नोट या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट मतलब इसका कूपन क्या हो गया? फ्लोटिंग रेट का जो कूपन हो गया, ये क्या हो गया? फ्लोट कर रहा है, वेरिएबल कर। तो ये फ्लोट कब करता है, वेरिएबल कब करता है? जब जब जो कंपनी है, जब कंपनी अपने इस कूपन को मार्केट से लिंक कर देती है, मार्केट से लिंक कर देती है। और देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मार्केट, चाहे वो इन्फ्लेशन वाला मार्केट हो, मार्केट से लिंक कर दे, चाहे इंडेक्स से लिंक कर दे, चाहे जीडीपी से लिंक कर दे, समझे ना? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से लिंक कर दे। ये जीडीपी आपको पढ़ना है इकोनॉमी के मॉडल बी में। जीडीपी से लिंक कर दे, चाहे गवर्नमेंट के पॉलिसी से लिंक कर दे, चाहे फॉरेक्स से लिंक कर दे, ईटीसी कर देते हैं। तो इसीलिए कि उस जिस तरह से वो घटेगा बढ़ेगा ना, उसी तरह से हम आपका कूपन भी घटाएंगे बढ़ाएंगे। वहां से अगर लिंक कर दे तो फिर ये बॉन्ड का जो कूपन है ये भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर ना? ये भी आपका वेरिएबल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग फ्लोटिंग रेट नोट कहेंगे, एफ आर एन कहेंगे। ठीक है ना? इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। फ्लोटिंग रेट नोट को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ आर एन बोलेंगे, फ्लोटिंग रेट नोट कहेंगे। तो हैव ए वेरिएबल कूपन दैट इज लिंक टू ए रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब कहीं ना कहीं से उसको इंटरेस्ट रेट का रेफरेंस मिलेगा कि भाई कैसे घटाना है कैसे बढ़ाना है, उसको हम लोग रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। इसको हम लोग सच एज अल्टरनेट रेफरेंस रेट, कहीं ना कहीं से वो लिंक रहेगा, मार्केट से लिंक। अभी आगे भी समझ में आएगा। तो दो तरह का बॉन्ड हो गया, एक ऐसा बॉन्ड जिसका रेट फिक्स हो, जिसको हम लोग फिक्स रेट बॉन्ड कहेंगे। एक ऐसा बॉन्ड जिसका रेट फ्लोटिंग हो, वेरिएबल हो, उसको हम लोग फ्लोटर कहेंगे, एफ आर एन कहेंगे। अब एक ऐसा बॉन्ड जिस पर रेट हो ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो कूपन बॉन्ड। और यही पूछता है आपसे, जीरो कूपन बॉन्ड। आपने इसको मनी मार्केट में भी देख चुके हैं कि जो ट्रेजरी बिल है, ये सब जो है, ये क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड ही है, जीरो कूपन बॉन्ड। क्यों जीरो कूपन बॉन्ड? तो जीरो कूपन बॉन्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंपनी आपसे कम पैसा लेगी। मान लेते हैं कि 1000 रुपया ना लेके 900 रुपया ही लेगी, और आपको मैच्योरिटी पे 1000 रुपया दे देगी, और बीच में कोई कूपन देगी ही नहीं, कुछ भी देगी ही नहीं। तो इसमें बीच का कैलकुलेशन होगा ही नहीं, इसीलिए इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं, सबको समझ में आनी चाहिए। कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहा है आज की क्लास में, तो समझिए कि सब क्लास गया। तो ये आपका जीरो कूपन बॉन्ड हो गया। अब नेक्स्ट बॉन्ड को देखते हैं। एक है हाई यील्ड बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड, जिसको हम लोग जंक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। हाई यील्ड बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड। हाई यील्ड बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड मतलब यील्ड क्या होता है? अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि यील्ड का मतलब होता है जो आपका रिटर्न मिलता है, उसी को हम लोग यील्ड बोलते हैं। रिटर्न जो आपको मिलता है, जहीं कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप एफडी में भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो वहां से रिटर्न मिलेगा ना, तो वो जो रिटर्न मिलेगा उसको हम लोग यील्ड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो रेट मिलता है, जो जो रेट कंपनी देती है, जो रेट बैंक देती है, एक्चुअली उससे बढ़ के मिलता है, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट। एफडी में फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टी इक्वल टू 4 होता है। इसीलिए तो जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको आ जाएगा, उसमें आपको यील्ड वाला कंसेप्ट मिल जाएगा। तो अगर ऐसा कोई बॉन्ड जो जिसका यील्ड, जिसका रिटर्न ज्यादा हो, हाई यील्ड बॉन्ड हो, उसको हम लोग जंक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जंक बॉन्ड। अब ऐसा क्यों, इसका ये स्पेशल नाम ये जंक बॉन्ड क्यों रखा गया है? ठीक है, इसके पीछे का रीजन है कि एक थंब रूल ये सीख लीजिए कि कोई भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई भी मार्केट रिलेटेड
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोडक्ट है, इस पे अगर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, हाई अगर रिटर्न दे रहा है, हाई आरओआई है, तो ये आपका रिस्की होगा ही। जैसे सबसे मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो रिटर्न किससे आपको मिलता है, तो शेयर से ही मिलता है। तो इसमें देखते हैं ना शेयर में कितना रिस्की है। आपके पास नॉलेज नहीं हो, टाइम नहीं हो, मनी नहीं हो, तो इधर देखना भी बेकार है। ठीक है। तो जो मार्केट रिलेटेड भी प्रोडक्ट हो, अगर जिसमें लो आपको आरओआई होगा, तो वो आपका इसमें रिस्क क्या होगा, भी लो होगा। ये थंब रूल है, इसका रिस्क क्या होगा, लो होगा। मतलब मार्केट में भी अगर आपका लो आरओआई वाला प्रोडक्ट है, तो उसका रिस्क क्या होगा, लो होगा। तो कोई अगर कंपनी शुरू में बोल रहा है कि हम ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये क्या होगा, ये रिस्की बॉन्ड होगा। दिस इज रिस्की बॉन्ड, ये आपका रिस्की बॉन्ड होगा। जैसे रिस्की फूड होता है, फास्ट फूड, हम लोग, आप लोग को जो है, बहुत सारे बच्चे को फास्ट फूड अच्छा लगता है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, वो खराब होता है, रिस्की होता है। उसको हम लोग क्या होता है, जंक फूड कहते हैं। उसी टाइप से इसका नाम जंक बॉन्ड रखा गया है, कि ये बॉन्ड जो है रिस्की है, ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ठीक है ना, कंपनी डूब भी सकती है, मतलब कोई कोई लालच में ही ज्यादा रिटर्न देता है, कि उसको कस्टमर उसको उसको परचेज कर ले और हमको एज ए लोन के रूप में पैसा दे दे। ठीक है, तो इस बात को समझना है। तो पूछे कि रिस्की बॉन्ड क्या है, तो जंक बॉन्ड है, हाई यील्ड बॉन्ड को हम लोग रिस्की बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद से आज इस पे हम क्वेश्चन एमसीक्यू देंगे आपके ग्रुप में, तो आप प्लीज बनाइएगा। इसके बाद से आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड है। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल नाम से भी क्लियर है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस चीज में, तो मार्केट में दो ही चीज होता है, पूरे मार्केट में मात्र दो ही चीज होता है, या तो शेयर होता है या बॉन्ड होता है। मतलब जितने भी मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये अब लगभग बोल रहे हैं, कुछ एक आध इधर उधर छोड़ देते हैं, फिर उसकी चर्चा होगी। अधिकांश या तो शेयर है या बॉन्ड है। तो जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, वो कुछ दिन के बाद शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपनी बोलेगी कि जो है बॉन्ड का पैसा तो रिस्की हो गया ना, मतलब कंपनी के लिए क्यों लौटाना पड़ेगा, शेयर का पैसा नहीं लौटाएगा। तो कंपनी बोलेगी चलिए 2 साल के बाद हम आपके बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कंपनी को लौटाना नहीं पड़े। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्टेबल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है। ऐसा कन्वर्टेबल शेयर भी होता है, कि कंपनी बोलेगी कि आपका जो शेयर है कुछ दिन के बाद बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस होता है, जो कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक आपका है, ये वीवीआई नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बस केवल आप जान लीजिए कि कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है। इसके बाद से आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है। जो आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, तो यह एक प्रकार से क्या है, फ्लोटर बॉन्ड के कैटेगरी में आएगा। फ्लोटर बॉन्ड के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसका जो कूपन होगा, ऐसे बॉन्ड का जो कूपन होगा, ये लिंक होगा कहां से, इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन जिस तरह से घटेगा बढ़ेगा, उस तरह से ये लिंक होगा। तो ये आपका फ्लोटर बॉन्ड की कैटेगरी में ये आपको आएगा। तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं। इसके बाद से अदर इंडेक्स बॉन्ड, तो जो अदर इंडेक्स बॉन्ड है, ये भी आपको फ्लोटर बॉन्ड के कैटेगरी में आएगा। जो अदर इंडेक्स बॉन्ड है, अदर इंडेक्स बॉन्ड जो है, ये भी आपको फ्लोटर बॉन्ड के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अगेन इसका जो कूपन है वो क्या है, लिंक है अलग अलग जगहों से। कहां से लिंक हो सकता है, जीडीपी से लिंक हो सकता है, किसी इंडेक्स से लिंक हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो कूपन होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसके बाद से आपका एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज है। एंड तो एसेट बैक्ड सिक्योरिटी हम कुछ देर में बतलाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। एसेट बैक्ड सिक्योरिटी जो है, ये थोड़ा सा आपका टिपिकल है। क्यों टिपिकल है ये बतलाते हैं आपको, डोंट वरी। एक आपका फिर सब सबऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है।
तो सबऑर्डिनेट बॉन्ड को हम पहले बतलाते हैं। सब ऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबऑर्डिनेट, अब सब वर्ड हम कहाँ लगाते हैं, जो मेरा जिसका इंपॉर्टेंस हम लोग कम देते हैं उसी को हम लोग सब लगाते हैं। तो बाकी जितना बॉन्ड है ना वो ऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ, ये मान लीजिए कि सब ऑर्डिनेट है। मतलब कंपनी जब लिक्विडेट होने लगती है, लिक्विडेट होने लगती है, लिक्विडेट का मतलब जब कंपनी समाप्त होने लगती है, द इंड हो गया, ठीक है ना, द इंड होने लगा, वो सेल आउट हो गई, तो उस समय अब उस कंपनी का जितना भी लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी है, इसको ये रिपेमेंट करने लगती है कि उसके पास कितना कितना लायबिलिटी है, तो सब लायबिलिटी देने लगती है। तो बॉन्ड जो होल्डर होते हैं उनको भी, उनका भी जो पैसा ली है उनको भी देने लगती है। तो अगर कंपनी कोई सबऑर्डिनेट बॉन्ड करके इशू की है तो इसके बॉन्ड होल्डर को पैसा लास्ट में मिलेगा। इसीलिए ये जो रिस्की है, ये भी आपका रिस्की बॉन्ड है, बट ये जो रिस्की है ये क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की है। क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की है, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की नहीं है। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिस्की है ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, अदर इंडेक्स बॉन्ड है, ठीक है ना, आपका जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, चाहे जितना भी हाई यील्ड बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की है। बट जो सबऑर्डिनेट बॉन्ड है ये आपको क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की है, क्योंकि इसका पैसा उसको बाद में मिलेगा। तो सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड आर दोज दैट हैव ए लोअर प्रायोरिटी, मतलब इसकी प्राथमिकता बाद में दी जाएगी, देन अदर बॉन्ड, मतलब जितना बॉन्ड भी मार्केट में है उससे इसको नीचे रखा जाएगा, ऑफ द इशुअर इन केस ऑफ लिक्विडेशन, मतलब जब कंपनी समाप्त होने लगेगी तब का ये बात है। इसके बाद से आपका कवर्ड बॉन्ड है। तो अगेन ये कवर्ड बॉन्ड हम कुछ देर के बाद बतलाते हैं, अभी तुरंत बतलाते हैं लेकिन थोड़ा सा अभी लेंगे, क्योंकि एसेट बैक सिक्योरिटीज एंड आपका कवर्ड बॉन्ड, ये दो ऐसा चीज है जिसका डिफिनीशन आपको सरफेसी एक्ट से आता है। तो थोड़ा सा हम सरफेसी एक्ट बतलाएंगे तब ये बतलाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। इसके बाद से आप नोट कीजिए परपेचुअल बॉन्ड, ये आपके एग्जाम में पूछता है। परपेचुअल बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, परपेचुअल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, चलता जाएगा, निरंतर चलता जाएगा। तो कोई पूछे कि अगर बॉन्ड का टर्म जो होता है, कोई भी बॉन्ड है, इसका जो टर्म होगा, मतलब कितने दिन का बॉन्ड है, तो इसका टर्म कितना होगा, तो कम से कम 1 साल होगा, क्योंकि बॉन्ड जो है ये आपको कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो कैपिटल मार्केट का जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो 1 साल का कम से कम होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम आपका इनफाइनाइट भी जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेचुअल बॉन्ड कहेंगे। तो यही वो परपेचुअल बॉन्ड है, दैट्स ऑल। इसका भी अपना कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। मतलब परपेचुअल बॉन्ड में क्या होगा कि कंपनी, जो कंपनी है ये हर एक साल आपको कूपन देती जाएगी, C1 है, C2 है, C3 है, समझ रहे हैं ना, एकदम CN देती जाएगी। कब तक देती जाएगी, एकदम जब तक कंपनी रहेगी तब तक देती जाएगी, जब तक आपके हाथ में बॉन्ड रहेगा वो देती जाएगी। कभी भी आपको इसका प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, ऐसे बॉन्ड का प्रिंसिपल नहीं मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं। तो आपके एग्जाम में जो है ये आपको पूछ सकता है कि परपेचुअल बॉन्ड किसे कहते हैं। इसके बाद से जो है बियरर बॉन्ड है, देख रहे हैं ना, और यहाँ से एकदम जितना आप कम से कम ये 10 तरह का बॉन्ड होगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो एकदम रख लीजिए कि पूछ रहा है। आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको पहले से मालूम रहेगा कि मैंने कम से कम 60% तो आपको क्वेश्चन आउट रहता है, अगर आप पूरा बुक आपका कवर है, अच्छे से MCQ बनाए हुए हैं, तो आउट रहता है। इसी प्रकार से परपेचुअल देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक आपका जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं, परपेचुअल बॉन्ड किसे कहते हैं, और जंक बॉन्ड या यील्ड बॉन्ड
हाई यील्ड बॉन्ड बॉन्ड किसे कहते हैं, ये आपको रहा। एक क्वेश्चन यहां से भी रहेगा, एसेट बैक सिक्योरिटीज एंड आपका कवर्ड बॉन्ड, ये अभी हम बतलाते हैं आपको, डोंट वरी। इसके बाद से आपको बियरर बॉन्ड है, ये पूछेगा नहीं लेकिन मालूम तो होना चाहिए, कौन जाने पूछ दे। बियरर बॉन्ड, कि बियरर बॉन्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बियरर बॉन्ड, तो बियरर चेक होता है, आपने बियरर चेक का नाम सुना है। मतलब ये आरती, बियरर चेक किसे कहते हैं। बियरर चेक जो कस्टमर को डायरेक्ट पे करते हैं। ऑर्डर चेक किसे कहते हैं। ऑर्डर चेक पर्टिकुलर अकाउंट में ही जाना है जिसमें उसी को। अच्छा, मनीष जी आप बताएंगे क्या, ऑर्डर चेक एंड बियरर चेक में क्या डिफरेंस है। बियरर चेक में तो शायद सर अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि वो बियरर और ऑर्डर चेक में तो वो किसी को अगर चेक काट देता है तो फिर किसी को भी, वो थर्ड हम्म पार्टी को भी काट सकता है, इस टाइप का होता है। और भी किन्हीं को जो है इस पे प्रकाश डालना हो। बियरर चेक सर रहता है मतलब कि किसी के भी नाम कोई भी आएगा जिसका नाम रहेगा उसको दे देंगे। वेरी ऑर्डर गुड। चेक में तो कहने का मतलब है कि उसमें पीछे में इंडोर्स जरूरी रहता है, या जिसके नाम से माने किसी आलोक को देना है तो आलोक को ही माने कि उसका आइडेंटिफिकेशन जान कर देंगे, या फिर उसके उसका हस्ताक्षर इंडोर्स करवाया रहता है पीछे सर। अब वेरी बियरर गुड। तो नॉर्मल चीज है, कोई भी आएगा वेरी उठा के गुड। ले जाएगा। ऑर्डर सर किसी बैंक के लिए ही ऑर्डर रहता है पर्टिकुलर कि आपको ऐसा नहीं इसमें है। करना है। नहीं, अब हम बता देते हैं। अभी जो जी। शैलेश जी ने बतलाया एकदम 100% सही बतलाया कि दो प्रकार का चेक होता है, ऑर्डर चेक एंड बियरर चेक। बियरर का मतलब होता है कि जो भी चेक लेकर आया, जो भी चेक लेगा एनी बॉडी, ठीक है ना, उसको आप उसका कैश दीजिएगा। आप ज्यादा उससे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर इसमें कोई आपको गलती हो जाती है कि आप गलती से किसी दूसरे आदमी को चेक कर दिए, जैसे इस पे मान लीजिए कि निखिल का नाम लिखा हुआ था और इसमें आपको कोई मतलब जो जो आपका जो अकाउंट होल्डर था उसने जिस निखिल का नाम लिखा था वो निखिल चेक लेके नहीं आया, कोई दूसरा निखिल चेक लेकर आ गया, तो ये आप कैसे पहचानिएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो आप केवल ये चेक कीजिएगा कि बियरर चेक है और दैट्स ऑल। तो आपके पास कोई भी बियरर आएगा, मतलब कोई भी आपके पास आएगा, उसको आप पैसा दे सकते हैं, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग आपको आपके ऊपर बैंकर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं जाएगी। इसीलिए बियरर चेक को रिस्की चेक कहा जाता है। रिस्की चेक कहा जाता है किसके लिए, बैंकर के लिए नहीं, किसके लिए, अकाउंट होल्डर के लिए, अकाउंट होल्डर के लिए। ठीक है शैलेश जी, अकाउंट होल्डर के जी लिए। सर। हाँ, ये आपका जी। रिस्की चेक है, ठीक है ना। ऑर्डर चेक क्या है, ऑर्डर चेक में आप वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, ऑर्डर चेक में आप वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई ये जो निखिल लिखा हुआ है, ये निखिल वही निखिल है जो अकाउंट होल्डर दिया है, या ये वो दूसरा निखिल है जो लेकर आया है। इसमें आप वेरिफिकेशन कीजिए, इसमें आप सिग्नेचर चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, फोन कीजिए, जो मन करे सो कीजिए। आधार ले लेते हैं सर। आप वाट एवर जो भी लीजिए, मतलब जैसे आप वेरिफिकेशन कीजिए, इसमें आप ज्यादा फॉर्मेलिटी इसमें करते हैं ऑर्डर चेक में। तो यही है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर दो प्रकार का चेक इशू होता है, एक बियरर चेक, एक, और ये अक्सर आपके इंटरव्यू में पूछता है बियरर चेक एंड ऑर्डर चेक में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस एक्चुअली जान लीजिए कि बियरर में बैंकर के ऊपर लायबिलिटी नहीं जाती है, क्योंकि जो लेके आएगा चेक उसी को हम पैसा देंगे, वो चाहे कोई भी दुनिया का इंसान हो, ठीक है ना। बियरर मतलब लॉ ने उसको ऑर्डर दिया है कि जो जो भी आएगा उसको आप पैसा देंगे। लायबिलिटी किसकी होगी, तो अकाउंट होल्डर की लायबिलिटी होगी। बियर चेक, ऑर्डर चेक में जो लायबिलिटी होगी, जो चेक होगा वो आपको बैंकर को जा सकता है, क्योंकि उसने वो चेक किया कि नहीं कि निखिल वही है जो अकाउंट होल्डर जिसको इंडिकेट किया है, जिसको इंडोर्समेंट किया है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार बियर चेक किसी को भी आप पैसा दे सकते हैं, उसी प्रकार से बियर बॉन्ड होता है कि जब कंपनी बियर बॉन्ड इशू करती है तो ये बॉन्ड रिस्की हो जाता है। बट ये रिस्की किसके लिए होता है, बॉन्ड होल्डर के लिए होता है। समझ में आ रहा है ना।
बॉन्ड होल्डर के लिए रिस्की होता है, न कि कंपनी के लिए रिस्की होता है। क्योंकि अगर ये बॉन्ड खो जाता है, ये लॉस्ट हो जाता है और किसी को भी मिल जाता है, मान लेते हैं के को मिल जाता है, और ये के जो है अगर कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी इसको पैसा दे देगी। ये नहीं बोलेगी कि भाई हम तो एक्स को बॉन्ड दिए थे, आप तो के हैं। क्योंकि उसमें ऐसे बॉन्ड में किसी का नाम लिखा ही नहीं होता है, केवल बॉन्ड नंबर लिखा होता है, केवल उस पर फेस वैल्यू लिखा होगा, केवल मैच्योरिटी वैल्यू लिखा होगा। इसके अलावा उस पर कोई इन्फॉर्मेशन रहता ही नहीं है, ताकि कंपनी पे कोई क्लेम कर सके। समझ में आ रहा है ना, कि खोया तो गया, जो पाया उसी को मिला। तो ये बॉन्ड रिस्की है, बट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिस्की है। देख रहे हैं ना, अलग अलग डिफिनेशन है। ये मार्केट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिस्की है, ये बॉन्ड होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बियरर बॉन्ड इज एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट इशूड विदाउट ए नेम्ड होल्डर, कि होल्डर का नाम तो इसमें रहता ही नहीं है कि किस पे इशू किया है। बाकी सब में होल्डर का नाम रहेगा, बट इसमें होल्डर का नाम नहीं रहता है। इसीलिए इन अदर वर्ड्स द पर्सन हु हैज पेपर सर्टिफिकेट कैन क्लेम द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मतलब जिसके पास भी वो पेपर सर्टिफिकेट होगा, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब तो डीमेट अकाउंट के थ्रू आपका ट्रांसफर होता है। बट जो भी लॉ है वो तो हम लोग को जानना ही है। अगर आपके एग्जाम में बियरर बॉन्ड लिख दिया और ये पूछ दिया कि ये रिस्की होता है, बट किसके लिए, तो नीचे में यहाँ लिखा है कि बियरर बॉन्ड आर वेरी रिस्की बिकॉज बिकॉज दे कैन बी लॉस्ट और स्टोलन। मतलब चुरा सकते हैं आप, तो चुरा दिए तो एक सोना की तरह हो गया, कि सोना जिसके हाथ में है उसी का है, ठीक है ना। चांदी जिसके हाथ में है उसी का है, क्योंकि सोना चांदी पे नाम नहीं लिखा होता है। जितना भी बुलियन जो होता है, वो बुलियन पे किसी का नाम तो नहीं लिखा होता। उसी प्रकार से ये आपका बियरर बॉन्ड है। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो बॉन्ड है, ये आपका गवर्नमेंट बॉन्ड है। गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड अभी तक हम क्या पढ़ा रहे थे, तो हम भी बॉन्ड ही पढ़ा रहे थे, लेकिन ये स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड है। तो जो अदर बॉन्ड होता है, और ये गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें क्या आपको डिफरेंस है, दोनों में आपको क्या डिफरेंस है। तो जो अदर बॉन्ड है, इसमें क्रेडिट रिस्क हो सकता है। नोट कीजिए, कल ही हम 4 तरह का फाइनेंशियल सेक्टर का रिस्क बताए हैं। कौन कौन सा रिस्क बताए हैं? क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन एज ए बैंकर आप थोड़ा सा इसको सजा के बोलिएगा। क्रेडिट रिस्क को पहले बोलिएगा, लिक्विडिटी रिस्क को बाद में बोलिएगा, उसके बाद मार्केट रिस्क बोलिएगा, और ऑपरेशन मार्केट रिस्क को रिस्क। सबसे नीचे बोलिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले जी। क्रेडिट रिस्क बोलिएगा, देन लिक्विडिटी रिस्क बोलिएगा, देन मार्केट रिस्क बोलिएगा, और देन ऑपरेशन रिस्क बोलिएगा। मतलब ऐसा सजा के बोलिएगा, समझ रहे हैं ना। तो अभी के लिए ठीक है, क्योंकि कल ही बताया है, जी। तो अभी के लिए ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क होता है कि पैसा दिया और पैसा मिला नहीं। मतलब बैंक जब लोन देती है, तो बैंक को पैसा अगर नहीं मिलता है या नहीं मिलने की संभावना है, तो बैंक के ऊपर कौन सा रिस्क होता है? तो क्रेडिट रिस्क होता है। तो उसी प्रकार से जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड में क्या होता है, जो आपका क्रेडिटर होता है, मतलब जो I1 जो इन्वेस्टर होता है, वो कंपनी C1 को पैसा देता है, मनी देता है, कैश देता है, ठीक है ना, कैश फ्लो करता है। अब कल होके ये कंपनी लिक्विडेट कर जाए, समाप्त हो जाए, द एंड हो जाए, या ऐसे भी बदमाशी करने लगे कि हम नहीं देंगे पैसा, क्या कर लोगे बताओ, ठीक है। तो कुछ ऐसा ऐसा काम हो जाए, तो उस समय ये पैसा क्या हो जाएगा, इसको नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्रेडिट रिस्क हो जाएगा, कि भाई पैसा दिया बट पैसा वापस नहीं आया, तो I1 को क्या हो जाएगा, क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। तो बॉन्ड में याद रखिएगा, हर एक बॉन्ड में एक क्रेडिट रिस्क बाय डिफॉल्ट होता है। जब तक पैसा जो प्रिंसिपल दिया गया है वो ना मिल जाए, तब तक बॉन्ड में क्रेडिट रिस्क होता ही होता है। लेकिन ये रिस्क आपको गवर्नमेंट वाले बॉन्ड में नहीं होता है, ठीक है। कि गवर्नमेंट अगर एक बार आपसे पैसा लेती है तो वो नहीं देगी, ऐसी बात नहीं है। कि ये आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड के पास आपका क्या होता है, नो क्रेडिट रिस्क, नो क्रेडिट रिस्क।
बाकी कोई भी रिस्क हो, क्रेडिट रिस्क नहीं होगा। कौन सा रिस्क होगा भाई? तो मार्केट रिस्क होगा, क्योंकि बॉन्ड गवर्नमेंट का बॉन्ड है ना, तो ये भी मार्केट में फ्लक्चुएट कर सकती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा तो वो कितना में खरीदेगा बेचेगा, समझ रहे ना, वो टर्म पे डिपेंड कर सकता है, वही फ्लक्चुएट कर सकती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क तो होगा ही, मार्केट रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वहां रिस्क तो होगा ही, बट वो रिस्क बहुत कम होगा, नॉमिनल होगा। क्रेडिट रिस्क नहीं होगा, मार्केट रिस्क होगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। मार्केट रिस्क में अगर एक विशेष जो हम लोग देखें तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये में भी यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजरी बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड को हम लोग ट्रेजरी बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अब ट्रेजरी बिल नहीं है, ट्रेजरी बिल एंड ट्रेजरी बॉन्ड में अंतर है। ये आपका माइंड क्या कहता है कि ट्रेजरी बिल एंड ट्रेजरी बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? बोलिए बोलिए। ट्रेजरी बिल में, टी बिल में, जिसको हम लोग टी बिल कहते हैं, एंड जो ट्रेजरी बॉन्ड है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि सर ट्रेजरी, ज्यादा तो नहीं पता, हाँ, ट्रेजरी बिल जो होता है उसमें सैलरी ये सब का होता है, अरे इतना और तो जो बोलिए ना, बॉन्ड, उतना डिटेल क्यों बोल रही है? इतना तो बोलिए कि सर ट्रेजरी बिल जो है ना, अभी आपने पढ़ाया है, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, और जी जो 3 डेट में आता है, 91 डेज में आता है, 182 डेज में आता है, 364, जो जानते हैं वही बोलिए, ठीक है ना? ये बोलिए कि ये सर ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आपको ये प्रोमिसरी 1 ईयर नोट, के लिए होता है। हाँ, जो 1 ईयर के लिए नहीं, 3 डेट में आता है, 1 ईयर के लिए नहीं, हाँ 3 डेट, और जो कि एक प्रकार का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है, जो आपका प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में आता है, जो इतना तो आप जानते ही हैं, जिसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन ट्रेजरी बॉन्ड जो है, जैसे बॉन्ड नाम आया कि सर ये जो हो जाएगा, ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ये आपको कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, और ये आपका प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है ना? तो इतना जब जान ही सकते हैं कि अगेन ये गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया हुआ है, इसीलिए ट्रेजरी नाम दिया जाता है। गवर्नमेंट के बॉन्ड का, गवर्नमेंट के पेपर को हम लोग ट्रेजरी नाम देते हैं। अब ये ट्रेजरी बिल है तो शॉर्ट टर्म के लिए है, 1 साल से कम के लिए है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। और ट्रेजरी बॉन्ड होगा तो ये 1 साल से या 1 साल से ऊपर के लिए, मिनिमम 1 साल और 1 साल से ऊपर के लिए। अब कितना ऊपर के लिए है, तो ये तो जो लिखा होगा उस पे होगा। जनरली ये मैक्सिमम ये 40 साल तक के लिए होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, बट उस पे लिखा होगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मैक्सिमम कितना दिन के लिए होता है, वो अलग अलग आपका दिया रहेगा। तो लिखा है कि इशूड बाय नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इज नॉट एक्सपोज टू डिफॉल्ट रिस्क। समझ में आ रहा है ना? डिफॉल्ट रिस्क, ये डिफॉल्ट रिस्क इसमें नहीं होगा। तो क्रेडिट रिस्क को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट रिस्क के भी नाम से जानते हैं, डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, फॉल्टर कौन होता है? जो भाई पैसा नहीं दिया उसको हम लोग फॉल्टर बोलेंगे, डिफॉल्टर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? डिफॉल्टर हो गया, डिफॉल्टर हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो डिफॉल्टर क्या होता है? एक्चुअली क्रेडिट रिस्क ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट रिस्क। तो जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है उसमें आपको क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, नो डिफॉल्ट रिस्क, नो डिफॉल्टर, डिफॉल्ट रिस्क। इसमें गवर्नमेंट पैसा तो देगी ही, बट मार्केट रिस्क हो सकता है। पूछे कौन सा रिस्क होता है, कौन सा रिस्क नहीं होता है? तो अकॉर्डिंग टू रिस्क इसमें से कौन सा हो सकता है? तो लिखेगी बोथ क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड कहिए या सिक्योरिटीज बोलिए। चलिए, इसके बाद से आपका बॉन्ड में 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, ठीक है? एक जो ऑप्शन होता है वो आपका कॉल ऑप्शन होता है, और एक जो ऑप्शन होता है वो आपका पुट ऑप्शन होता है। तो पहले इसको देखिए, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी भी बॉन्ड में आपका 2 प्रकार का ऑप्शन होता है। हालांकि जब भी हम लोग ऑप्शन का नाम लेते हैं
तो ये आपको डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। डेरिवेटिव्स जो है अगेन आपको मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। ये कहां मिलेगा आपको? तो अगेन आपको मॉडल डी में ही मिलेगा, इकोनॉमी के मॉडल डी में ये आपको मिलेगा। इसलिए बताया कि इकोनॉमी का जो मॉडल डी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही से पूरा जीआईबी का सिलेबस तैयार होता है। देखिए डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है, पूरे जीआईबी को यही इकोनॉमिक्स का मॉडल डी, जिसका इकोनॉमी का मॉडल डी कंप्लीट हो गया, वो समझिए कि जीआईबी का जितना भी टर्मिनोलॉजी है वो सीख गया, पूरा यहीं पे तैयार होता है। तो डेरिवेटिव्स मार्केट है, आपको यहीं पे आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहीं पे आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम शॉर्ट में बता देते हैं, पूरा हम डेरिवेटिव्स मार्केट नहीं बतलाने जा रहे हैं, शॉर्ट में ऑप्शन बता दे रहे हैं। ये ऑप्शन का मतलब क्या होता है? चॉइस। चॉइस मतलब आपके पास दो प्रकार का कुछ भी है, मतलब ये खाने के लिए दिया गया है, तो आप इधर ये खाइए या ये खाइए, ठीक है ना, या दोनों में से कोई गिफ्ट है दिया गया बर्थडे पर कि ये गिफ्ट सेलेक्ट कीजिए, ये गिफ्ट सेलेक्ट कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन है, तो दो प्रकार का ऑप्शन आता है बॉन्ड में भी, एक आता है कॉल ऑप्शन एंड दूसरा आता है पुट ऑप्शन। तो ये एक्चुअली ये ऑप्शन कौन देता है? तो ये ऑप्शन कंपनी देती है, कंपनी देती है। किसको देती है? तो बॉन्ड होल्डर को देती है। जो ऑप्शन है ये बॉन्ड कैसे देती है? तो देखिए कि मान लेते हैं कि कोई 10 साल का बॉन्ड है, 10 ईयर का बॉन्ड है। अब इसमें मान लेते हैं कि आपसे कुछ पैसा ली, मान लेते हैं कि 1000 रुपया ली, तो इस पे हर एक साल तो कूपन दे ही रही है ना, तो मान लेते हैं कि इस पे कुछ कूपन दे रही है, C1 कूपन दे रही है, हर एक साल वो कूपन आपको दे रही है, 10 साल तक देगी, और लास्ट में ये जो 1000 रुपया है ये भी आपको रिटर्न कर देगी। लेकिन कंपनी बोलती है कि आफ्टर 5 ईयर इसमें हम कॉल ऑप्शन देते हैं। तो कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना होता है। आप कॉलिंग करते हैं तो एक्चुअली बुलाते हैं, या किसी को कॉल, कोई फील्ड में है खेल रहा है तो उसको कॉल करते हैं, नाम से बुलाते हैं तो वो आ जाता है। तो अगर इस पे कॉल ऑप्शन है, कुछ समय के बाद जो कंपनी बॉन्ड का जो पेपर होगा उस पर लिख कर देगी कि हाँ इस पे हम आफ्टर 5 ईयर के बाद कॉल ऑप्शन दे रहे हैं, तो एक्चुअली वो बॉन्ड बुला लेगी। समझ में आ रहा है ना? बॉन्ड बुलाने का मतलब है कि इसी समय वो सेटलमेंट कर देगी, मतलब इसी समय आपका वो प्रिंसिपल जो मैच्योरिटी पे मिलता है वो इसी समय आपको दे देगी, और इस समय का जितना हिसाब किताब है कूपन वगैरह का उसको कर देगी, और आगे से आप उसके क्रेडिटर नहीं कहलाएंगे, रिलेशनशिप समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉन्ड के लिए। तो कॉल ऑप्शन किसके पास होगा? तो कॉल ऑप्शन ऑलवेज कंपनी के पास होता है, कि वो जब चाहे आफ्टर सर्टेन टाइम वो बुला सकती है। तो इसको याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछे, कॉल जो ऑप्शन होता है वो किसके पास होता है? तो कंपनी के पास होता है। उसी प्रकार जो पुट ऑप्शन होता है, ऑप्शन का मतलब आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शन है ना, भाई खाएंगे चाहे नहीं खाएंगे वो मेरी मर्जी। पुट ऑप्शन अगर आपको देती है तो ये आपको बॉन्ड होल्डर के पास होता है, बॉन्ड होल्डर के पास होता है, बॉन्ड होल्डर के पास होता है। तो उस पर लिखा हुआ कि 5 साल के बाद या 3 साल के बाद या 7 साल के बाद आप जब भी चाहें तो बॉन्ड पेपर कंपनी को सबमिट कर सकते हैं, और उस दिन का हिसाब किताब हो जाएगा, मतलब उस दिन आपको प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, अगर कोई कूपन बाकी है तो वो भी मिल जाएगा, और आगे का कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, मतलब आप उसे क्रेडिटर अब न रहेंगे। बॉन्ड होल्डर क्या होता है? एक्चुअली कंपनी का क्रेडिटर होता है, चाहे गवर्नमेंट को दिया है तो गवर्नमेंट का वो क्रेडिटर है बॉन्ड होल्डर। इन्वेस्टर तो इनडायरेक्टली है, पहले वो क्रेडिटर है देन इन्वेस्टर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी बॉन्ड होल्डर होता है, जो भी बॉन्ड होल्डर होता है वो सबसे पहले क्या होता है? क्रेडिटर होता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो लोन के रूप में पैसा देता है कंपनी को या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर किसी भी गवर्नमेंट को। इसीलिए बॉन्ड होल्डर ऑलवेज क्रेडिटर होता है, देन उसके बाद इन्वेस्टर होता है।
तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टर ही जानते हैं, क्रेडिटर तो जानते ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले आप चूंकि टेक्निकली पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि बॉन्ड होल्डर पहले क्रेडिटर होता है, नहीं आप उसको इन्वेस्टर बोलिए या ना बोलिए, लेकिन हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टर ही बोलते हैं, चाहे जो भी है। तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड हमने समाप्त कर दिया। अब एक चीज आपका बचा हुआ है, वो एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज एंड, तो कॉल ऑप्शन को हम लोग कॉलेबिलिटी बोलते हैं। कॉल ऑप्शन को क्या बोलिए? कॉलेबिलिटी। एंड पुट ऑप्शन को पुटेबिलिटी। मतलब ये ऑप्शन बॉन्ड होल्डर के पास है, अब सर्टेन डेट के बाद वो जब चाहे तो आपको कर सकता है। लिखा भी हुआ है कि सम बॉन्ड गिव द होल्डर द राइट, ठीक है ना, सम बॉन्ड गिव द होल्डर द राइट, ना होल्डर के पास राइट होता है क्या? टू फोर्स द इशूअर। फोर्स द इशूअर मतलब वो कंपनी को फोर्स कर सकता है टू रिपे द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑन और पुट डेट। समझ में आ रहा है ना? तो एक तरीके से टेक्निकल लैंग्वेज लिखा है, इसका मतलब तो वही ना है कि आफ्टर सर्टेन डेट के बाद जो बॉन्ड होल्डर है, जो क्रेडिटर है, वो कंपनी डेटर को वो कह सकता है कि भाई पैसा लौटा दो मेरा, ठीक है ना, कंपनी को बोल सकता है कि पैसा लौटा दो मेरा, अब आगे से हम जो होगा। सो दिस इज पुट ऑप्शन। ये क्या है? दिस इज पुट ऑप्शन, मतलब एक तरह की ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो दीज आर रेफर्ड टू एज ए रिट्रैक्टेबल और पुटेबल बॉन्ड। ये एक नया वर्ड है, ये आप नोट कर लिए, रिट्रैक्टेबल। रिट्रैक्टेबल तो मे भी आपसे पूछ दे कि रिट्रैक्टेबल क्या है, तो आप तो पुट बॉन्ड जानते हैं, बट रिट्रैक्टेबल क्या है वो नहीं जानते हैं। एग्जाम में तो गलती कैसे भी करवा सकता है ना, तो ये लिख लीजिए कि रिट्रैक्टेबल नथिंग बट पुट बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड। उसी प्रकार जो कॉल बॉन्ड है वो क्या होगा? कॉल कि सम बॉन्ड गिव्स द इशूअर द राइट टू रिपे द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑन द कॉल डेट। दिस इज नोन एज कॉल ऑप्शन एंड सच बॉन्ड रेफर टू कॉलेबल बॉन्ड। मोस्ट कॉलेबल बॉन्ड अलाउड द इशूअर टू रिपे द बॉन्ड एट पार। एट पार, एट पार का मतलब क्या होता है? एट पार का मतलब होता है कि जब भी वो चाहे, जब भी वो चाहे तब वो दे सकता है। तो विथ सम बॉन्ड द इशूअर हैज टू पे प्रीमियम, द सो कॉल्ड कॉल प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कुछ बढ़ा के पैसा देना, ठीक है ना, नाम से भी के लिए प्रीमियम। तो जब भी वो कंपनी आपको बिफोर मैच्योरिटी आपको बॉन्ड को कॉल करती है और पैसा आपको देती है, फाइनल पेमेंट करती है, तो कुछ बढ़ा के देती है कि बॉन्ड होल्डर को कुछ नुकसान ना हो, कंपनी का भी गुडविल बना रहे, इसीलिए ऐसे बॉन्ड को कॉल प्रीमियम पे किया जाता है। तो ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन कॉल बॉन्ड एंड पुट बॉन्ड क्या होता है ये समझ में आ गया। इसके बाद से दो तरह का बॉन्ड यहाँ बचा हुआ है, एक एसेट बैक सिक्योरिटी एंड सबऑर्डिनेट बैक बॉन्ड। तो इस दोनों बॉन्ड को जो है ना बताने के पहले आप लोग सबसे पूछेंगे कि अभी तक बॉन्ड का जितना भी हमने बताया वो समझ में आया या किसी को प्रॉब्लम है? बोलिए। क्लियर है, कैसे भी करके। एकदम क्लियर है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट सरफेसी एक्ट। सबसे पहले सरफेसी एक्ट देखिए, आपको डिटेल में पढ़ना है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट एक्चुअली क्या है? तो सरफेसी एक्ट के पहले आपको डीआरटी एक्ट आया था, डीआरटी एंड डीआरएटी एक्ट। इस एक्ट के अंडर ये आपको 1993 में आया था एंड सरफेसी एक्ट आपको 2002 में आया था। तो इस एक्ट यहां तक ये लास्ट एक्ट था उस समय तक का, मतलब 1993 तक का ये लास्ट एक्ट था। इस एक्ट तक ये था कि जो भी बैंक बोरवर को पैसा दी है, जो भी बैंक बोरवर को जो है लोन दी है, पैसा मतलब लोन दी है, एक्चुअली लोन दी है और ये रिपेमेंट नहीं किया है, मतलब लोन जो है एनपीए में अगर कन्वर्ट हुआ है तो बैंक खुद ही रिकवरी करेगी।
पहले भी रिकवरी कर रही थी, ऐसा नहीं कि पहले ईएमआई तो ले ही रही थी ना, ईएमआई ले रही थी, लेकिन अभी भी उसी का रिस्पॉन्सिबल है, एनपीए में जाएगा फिर भी वही रिकवरी करेगी। ये अलग बात है कि अब बैंक जो है अगर एनपीए में गया है तो कोर्ट वगैरह जा सकती है, डीआरटी एक्ट के अंडर वो कोर्ट, पहले भी कोर्ट जाती थी, लेकिन डीआरटी जो है वो कोर्ट के बाहर एक अलग से व्यवस्था किया गया कि आप इस स्पेशल कोर्ट में जा सकते हैं और यहाँ पे आप बोरोवर पे केस करवा सकते हैं और कोर्ट जो है उसको समन वगैरह भेजेगी, ठीक है ना। लेकिन पैसा वो आप ही को रिकवरी करना है, मेन मुद्दा यही है कि बाकी लोग इम्पोज करेंगे, उसका जो भी कोलेट्रल होगा, उसकी संपत्ति कुर्की जब्ती होगा या जो भी होगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन मिला जुला के काम आप ही को करना है, कोर्ट को ही ये काम करना है, समझ में आ रहा है ना। डीआरटी तक ये प्रोविजन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि धीरे धीरे मालूम चढ़ने लगा कि इस ये भी एक कामयाब उतना नहीं हुआ इसमें, इसलिए कि कई बार कस्टमर को पैसा नहीं होता था, कई बार वो जो उसके पास जो पैसा मतलब जो उसके पास धन संपत्ति होती थी उसको दूसरे को वो दे देता था, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि डीआरटी में वही सारे लोन जाते थे जो आपको सिक्योर लोन थे या अनसिक्योर दोनों जाते थे। तो सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन में क्या डिफरेंस बताइए, सिक्योर एंड अनसिक्योर लोन में क्या डिफरेंस है, जल्दी बोलिए, किस लोन को आप। सिक्योर हाँ, सिक्योर में हो गया सर जिसमें आपके पास कुछ सिक्योरिटी रखा गया हो, उससे वेरी अचल गुड, संपत्ति या जिसमें आपने कोई ना कोई कोलेट्रल के अगेंस्ट लोन दिया है, हम्म, वो सिक्योर हो गया। अनसिक्योर हो गया जिसको आपने कोई कोलेट्रल नहीं रखा है, जिस तरह से अनसिक्योर को हम लोग क्लीन लोन के नाम से भी जानते हैं, क्लीन लोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई सिक्योरिटी आपने नहीं रखा है, जैसे क्रेडिट कार्ड, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कि जितना भी आपका आपका प्रायोरिटी सेक्टर का लोन होता है, इसमें कोई सिक्योरिटी आप नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो सर, हाँ, हाइपोथेकेशन को हम सिक्योर में ला सकते हैं या नहीं, अगर कोई मशीनरी हाइपोथिकेशन हाइपोथिकेशन सिक्योर ही है, हाइपोथिकेशन जो है ना सिक्योर ही है। आप ऐसा कैसे कह दिए कि हाइपोथिकेशन को सिक्योर में ला सकते हैं, वो तो सिक्योर कोई ही है। मशीनरी पार्ट है तो इसलिए करे थे। ना ना ना, वो फिर मशीन नहीं पे आप मशीन जो है तो फिर उसको कर, आप जब कार लोन देते हैं तो क्या हाइपोथिकेशन ही है कि नहीं, बताइए। वो तो हाइपोथेकेशन है। हाइपोथिकेशन है तो उसको आप नहीं देता है तो कार उठा के ले आते हैं कि नहीं, हम्म, तो फिर मशीन उठा के ले आइए वो अलग मुद्दा है कि हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग वो सब सिक्योर लोन है। तो खैर देखते हैं। तो जो आपको डीआरटी पे जाता था एंड डीआरएटी पे जाता था, वो दोनों प्रकार के लोन जा सकता था। तो यहाँ पर भी रिकवरी का जो है ना बहुत कम आपका बचता था। अब कोर्ट अगर सम्मन ही भेज दिया, उस पर भी वो वकील हायर कर लिया जो जो डेटर था, फिर तारीख पे तारीख, फिर तारीख पे तारीख, वो वही वाली बात थी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ डीआरटी एक्ट। तो फिर और क्या, ये तो रिकवरी नहीं हो रहा था, और साथ में आपको बैंक को प्रॉब्लम था कि बैंक इस पे सीएआर मेंटेन कर रही थी, प्रोविजनिंग मेंटेन कर रही थी, बेसल के अंदर ये प्रोविजनिंग मेंटेन कर रही थी, सीएआर मेंटेन कर रही थी। तो बैंक का जो अपना प्रॉफिट था वो भी मारा जा रहा था और रिकवरी भी नहीं हो रहा था, लोन भी बैड में कन्वर्ट हो रहा था, डिटोरिएशन हो रहा था, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो फिर सरकार ने 2000 आपका 2 में सरफेसी लेकर आई। इसको हम लोग एसेट सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं, पूरे एक्ट को हम लोग एसेट सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। तो इसके अंडर अब क्या होता है, नया क्या प्रोविजन आया कि अगर जो भी बैंक जो लोन दी है आपको, मान लेते हैं B1 बोरोवर को, और ये लोन अगर एनपीए में कन्वर्ट हुआ है तो बैंक खुद नहीं रिकवरी करेगी, अब इस लोन को ट्रांसफर कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है किसी कंपनी को जिसका विशेष नाम है एआरसी या स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल नाम है, ऐसा व्हीकल है जिसका पर्पस पहले से क्लियर है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इस दोनों का काम क्या है, रिकवरी करना। मतलब ये रिकवरी वाली ही कंपनी है, इसको लोन ट्रांसफर बैंक कर सकती है। और यहां से बैंक को क्या बेनिफिट होगा,
तो अब जो CAR मेंटेन करना पड़ रहा था बैंक को, अब ये CAR किसको मेंटेन करना होगा? इसको। समझ में आ रहा है ना? जो है ना, 1 मिनट क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। हेलो हेलो, 1 मिनट, 1 मिनट, आ रहे हैं। हेलो, ठीक है। तो ये आपका रिकवरी कौन करेगा? तो रिकवरी आपका ARC करेगी, या स्पेशल पर्पस आपका व्हीकल रिकवरी करेगी। अब इसको मेंटेन करना है। उल्टे में जो ये ARC है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये आपको बैंक को कैश दे सकती है, बॉन्ड दे सकती है। समझ में आ रहा है ना? इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट देगी। तो बैंक एकदम रिस्क फ्री होगा। बैंक का जो बैलेंस शीट होगा, जिसमें एसेट साइड आपका NPA दिखाता है। NPA किधर दिखता है? जब आप बैलेंस शीट पढ़िएगा बैंक का, तो NPA एसेट साइड दिखता है। और ये ऐसा एसेट है जो बैंक के पास होता ही नहीं है। बाकी जितना भी एसेट होता है वो बैंक के पास होता है। तो नोट कीजिए, ठीक है ना? नोट कीजिए टाइप्स ऑफ एसेट। आप अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करवा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसेट। नोट कीजिए, टाइप्स ऑफ एसेट, टाइप्स ऑफ एसेट। समय बहुत कम है, 12 बजे तक समाप्त कर देना है। टाइप्स ऑफ एसेट, तो सबसे पहला एसेट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट किसे कहते हैं? तो जिसपे कंपनी काम करती है फॉर प्रोडक्शन पर्पस, प्रोडक्शन पर्पस, जिसपे कंपनी वर्क करती है फॉर वर्किंग पर्पस, जनरल वर्किंग पर्पस, वर्किंग पर्पस, जिसपे कंपनी काम करती है। अब ये क्या हुआ? तो जितना भी आपका फर्नीचर है, जितना भी आपका इक्विपमेंट है, ठीक है ना, जितना भी मशीन है, ये सब क्या है? फिक्स एसेट है। एक चीज और नोट कीजिए, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, कि सेल के लिए आप फिक्स एसेट नहीं करते। अब घर का भी मान लीजिए एक सामान है, जैसे कि बेड हो, पलंग हो, समझ में, कुर्सी टेबल हो, और उसको तो उसका यूज करने के लिए ना है करते हैं। नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर यूज, ओनली फॉर यूज, यूज के लिए आप उसको खरीदते हैं। सेल करने के लिए, मान लीजिए कि हम लैपटॉप खरीदे हैं, तो मेरा लैपटॉप क्या है? मेरा फिक्स एसेट है। उसको सेल करने के लिए थोड़े परचेज किए हैं। उस सेल कर देंगे तो पढ़ाएंगे किस चीज पे? तो ये आपका कंपनी का आपका फिक्स एसेट होता है। बैंक का फिक्स एसेट भी यही सब हुआ, फर्नीचर हुआ। बैंक के पास बहुत सारे इक्विपमेंट है, जैसे कि आपका काउंटिंग मशीन है, ATM है, समझ रहे ना? ये ATM है, ATM बेचने के लिए थोड़े खरीदी है। तो ये आपको फिक्स एसेट के कैटेगरी में आएगा, पहला जो टाइप का एसेट्स है। दूसरा जो एसेट्स का कैटेगरी है, ये है करेंट एसेट। करेंट एसेट, करेंट एसेट जो होता है वो कन्वर्ट हो सकता है। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट नहीं कन्वर्ट हो सकता है। जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये नॉट कन्वर्ट, नॉट कन्वर्ट इनटू कैश, ठीक है ना? ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आपको हमने बता ही दिया, क्योंकि आप यूज के लिए रखे हैं, आप सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो करेंट एसेट है, ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू कैश, लेकिन विद इन, विद इन 1 ईयर, 1 ईयर, इसको हम लोग करेंट एसेट कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? ये स्टार्टिंग जो होता है करेंट एसेट, कैश से ही होता है। कैश से करेंट एसेट स्टार्ट होता है, फिर ये आपका रॉ मटेरियल पे चला जाता है,
मटेरियल, फिर ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर ये आपको फिनिश गुड्स, समझ में आ रहा है ना, ईटीसी पे कर देते हैं। तो ये सारा चीज आपको जो आता है, इन्वेस्टमेंट, एक चीज छूट गया, इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। बट वैसा इन्वेस्टमेंट जो कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन अप टू 1 ईयर, वैसा इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट एसेट कहेंगे। इसके बाद से जो तीसरा कैटेगरी होता है वो होता है क्विक एसेट। अब देखिए अकाउंटिंग जो है प्योर शुरू किए हैं, क्विक, क्विक एसेट, क्विक जो एसेट होता है, क्विक एसेट भी कैश में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू कैश, बस। बट इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा करंट एसेट से और कम है, अप टू 6 मंथ, ये कैश में कन्वर्ट होता है। तो इसमें इसका जो डिफिनेशन निकलता है क्विक एसेट का, ये आपको करंट एसेट से निकलता है कि जब आप जो क्विक एसेट है इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस समथिंग, ये आप निकाल देते हैं, तो आपका क्विक एसेट का डिफिनेशन निकलता है। अब यहाँ पे क्या क्या निकाल देंगे, तो जितना भी आपका जो फिनिश गुड्स है, ठीक है ना, जो आपका फिनिश गुड्स है ये आप निकाल दीजिएगा, जितना वर्क इन प्रोग्रेस है ये सब, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस तो सालों भर चलता रहेगा ना, फिनिश गुड्स है तो वो तो अब तुरंत कोई जरूरी नहीं 6 मंथ के अंदर ही बिक जाए, रॉ मटेरियल कोई जरूरी नहीं है कि उसका 6 मंथ के अंदर ही जो है आपका यूज हो जाए, तो ये सब चीज को ईटीसी कर दे, ये सब चीज को आप निकाल दीजिएगा। जब रेशियो एनालिसिस पढ़ाने लगेंगे तो क्विक एसेट को, क्विक रेशियो को, करंट रेशियो को अच्छा से हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी। बट अभी तो जान ही लीजिए, क्योंकि ये आपको अकाउंटिंग में कुछ भी पढ़िए एसेट को तो जानना ही पड़ेगा। तो ये सारा चीज हो गया क्विक एसेट, ठीक है। तो करंट एसेट ये केवल नोट कर लीजिए कि बैंक के लिए जो करंट रेशियो होता है वो कितना होता है, 1.33:1 होता है। चलिए केवल नोट कर लीजिए, अब क्या है ये बाद में देखते हैं। तो क्विक एसेट हो गया। इसके बाद से चौथा नंबर पे टैंजेबल एसेट, टैंजेबल एसेट, टैंजेबल एसेट किसे कहते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, ठीक है ना, वो टैंजेबल एसेट आपका होता है। तो टैंजेबल एसेट में आप देखिए कि इसका जो डिफिनेशन मिलता है कि टेंजेबल एसेट का जो डिफिनेशन होता है कि जो टोटल एसेट होता है, टोटल एसेट माइनस इनटेंजेबल अगर घटा दीजिएगा, इन टेंजिबल अगर कर दीजिएगा, तो ये आपको टेंजेबल एसेट का डिफिनेशन निकल जाएगा। अब ऐसे अगर हम लोग देखें तो टेंजेबल एसेट में तो आपको दोनों एसेट आ गया, ये तो फिक्स एसेट भी आ गया, एसेट भी आ गया। अब बेचना ना बेचना की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब टेंजेबल किसको छू सकते हैं, देख सकते हैं उसको, तो फिक्स एसेट का भी कुछ सब पोर्शन आ गया, और साथ में आपका जो करेंट एसेट है, जो करेंट एसेट है ये इसका भी कुछ पोर्शन आ गया ना, दोनों मिल के आपको टेंजेबल बनाए। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे कि रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स है, ये इसको भी हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए जो तो बैलेंस शीट क्या होता है, तो जो भी मेरा बैलेंस शीट होता है इसमें एक तरफ लायबिलिटी होता है, दूसरी तरफ एसेट होता है। तो लायबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कैपिटल से स्टार्ट होता है, और एसेट आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कैश से स्टार्ट होता है। यही कैपिटल जो है कैश में कन्वर्ट हो जाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ आपका एसेट होता है। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है, मतलब ये पॉइंट इक्वल टू ये पॉइंट होता ही होता है। इसी को हम लोग बैलेंस शीट का इक्वेशन कहते हैं कि ऑलवेज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, ठीक है ना। यही बैलेंस शीट का जो है इंपॉर्टेंट चीज है, होता ही होता है। इसीलिए बताया गया कि जो टोटल एसेट होगा इसमें से अगर आप इनटेंजेबल, जिसको आप नहीं देख सकते हैं, जो इनविजिबल है, जिसको नहीं छू सकते हैं, उसको अगर घटा दीजिएगा तो बाकी जो बच गया वो टेंजेबल एसेट बच गया।
तो ये आपका चौथा डिफिनेशन हो गया। फिर पांचवा जो हो गया आपका, वो आपका हो गया इनटेंजेबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट का मतलब नाम से भी क्लियर है, जिसको आप नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, जो इनविजिबल है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें आपका ब्रांड आ जाएगा, ब्रांड, ब्रांड आ गया, लोगो आ गया। हालांकि लोगो को देख सकते हैं, लेकिन आंख में ही एक प्रकार का इंप्रेशन होता है, दिमाग में ही इंप्रेशन होता है। इसी प्रकार लोगों को हम लोग इंटेंजेबल में भी लेते हैं, इंटेंजेबल में ही लेते हैं। लोगो आ गया, ब्रांड आ गया, पेटेंट आ गया, ठीक है ना? कॉपीराइट आ गया, कॉपीराइट आ गया, कॉपीराइट आ गया। और क्या आ गया? जो है गुडविल आ गया। गुडविल मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है ना? गुडविल आ गया। मैक्सिमम यही सब आ गया। ईटीसी सोशल, सोशल वर्क आ गया। ये सब इंटेंजेबल। जो सीएआर, आप सीआर नहीं ना, जो आप सोसाइटी के लिए जो मेंटेन करते हैं, वो सब इसी में आ जाएगा। तो सोसाइटी में आपका कंपनी का नाम अच्छा है, ये सब इंटेंजेबल आ गया। इसके बाद से 6 नंबर में आप नोट कीजिए, 6 नंबर में नोट कीजिए। 6 नंबर में आपका आ जाएगा जो करेंट एसेट। अभी आपने पढ़ा, दूसरा नंबर पे क्या था? करेंट एसेट था। तो इसके बाद से आपका नॉन करेंट एसेट नोट कीजिए, नॉन करेंट एसेट, नॉन नॉन करेंट एसेट। तो एक तरह से यह आपका जो नॉन करेंट एसेट है, यह एक प्रकार से आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रहा है ना? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहीं से आपका सॉल्वेंसी निकलता है। सॉल्वेंट, एक्चुअली ये सॉल्वेंट एसेट है। सॉल्वेंट एसेट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है जो कल के लिए मुझे पैसा दे, ठीक है ना? दो चीज वर्ड होता है, नोट कीजिए। एक होता है लिक्विड एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है? लिक्विड का मतलब क्या होता है? जो आज के लिए पैसा है, जो आज के लिए पैसा हो, मतलब रेडी कैश, रेडी कैश फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, ठीक है? एक्सपेंडिचर। एंड सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो कल के लिए पैसा हो, आज के लिए नहीं हो, कल के लिए। टुमारोज मनी, टुमारोज मनी, जो कल के लिए पैसा हो, आज के लिए नहीं। कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए, वाट एवर के लिए, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल, तो उसके लिए आपको पैसा हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्वेंट बोलेंगे। तो किसी भी बैंक के पास ये दोनों प्रकार का लिक्विडिटी रहना चाहिए, तभी बैंक काम कर पाएगी। सॉल्वेंट मनी एंड लिक्विड मनी। तो जो नॉन करेंट एसेट आता है, उसमें आपका सॉल्वेंट आता है। तो ये आपका 6 प्रकार का एसेट्स है। इसके बाद से 7वां भी एसेट्स एक लिख लीजिए, जो आपका मिसलेनियस में आता है। जो बाकी जो बच गया, वो मिसलेनियस में आता है। जैसे कंपनी जब स्टार्ट हो रही थी, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह जो हो रहा था, वो भी कंपनी के एसेट के रूप में हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो वो आपका मिसलेनियस एसेट आता है, ठीक है? तो ये आपका एसेट्स है। आज इतना ही तक रहने देते हैं, 12 बजने जा रहा है। अब वो वाला जो है, इसको अब रहने देते हैं, क्योंकि 12 बजे से फिर पढ़ना है। कल फिर इवनिंग में क्लास आप लोग का होगा 8:30 बजे से, तो उसमें हम लोग बता देंगे। आज का क्लास सब समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत?